अध्यक्ष महोदय, बोलो नहीं। क्या वहाँ पर भी ये कंप्यूटर्स की वजह से ये है? हाँ, पर ये जो हमारा जो वैज्ञानिक जो हमारा ये चाणक्य है, इससे तो अभी तक दोस्ती हुई इस नहीं पे हमारी। सबका उत्तर रहता है, जिसकी रुचि होगी उसे पढ़ ले। ओके, चलिए, चंद्रभान सिंह, हाँ, प्रश्न संख्या 46। आपके लिए उत्तर रख दिया। अच्छा, बाद में प्रश्नकाल के बाद नहीं, इसी पे भी बाद में चैम्बर में सत्ता पक्ष बीच में व्यवधान नहीं। नहीं, मुझे सुझाव ध्यान में पूरा। आप भी ना बोले, आप बैठिए, आप पूरे प्रश्न पूछो। प्रश्न नहीं, आप संख्या भी नहीं बोलेंगे। 46। नो, नो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साइबर क्राइम फ्रॉड की प्रार्थी जब चित्तौड़गढ़ के साइबर थाने में जाता है तो उसको यह बताया जाता है कि 2 लाख तक या 2 लाख से ज़्यादा का साइबर फ्रॉड आपके साथ हुआ हो तो आप एफआईआर साइबर थाने में दर्ज कराएं। 2 लाख से कम फ्रॉड की पीड़ित का जो संबंधित थाना है वहीं जाकर आप एफआईआर करवानी पड़ती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि विगत 3 वर्षों में 36 मुकदमे ही साइबर थाने में दर्ज हुए हैं। मंत्री महोदय, ये बताने का कष्ट करें कि यह भेदभाव साइबर थाने में साइबर एक्सपर्ट होते हुए भी ढंग से टेक्निकल सब चीज़ पता कर सकते हैं, पर पीड़ित संबंधित थाने में पहले से ही पुलिस अतिरिक्त भार होता है, जिम्मेदारी होती है, वह साइबर क्राइम ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 2 लाख से ज़्यादा का वहाँ साइबर क्राइम में दर्ज नहीं करते हैं। मंत्री महोदय से मेरे विनती है कि सभी साइबर थाने में अगर 10,000 की 20,000 की भी अगर इस प्रकार की होती हो तो उसको दर्ज कराएं, संबंधित थाने की नहीं, वो साइबर थाने में करवाएं। नंबर 1 तो ये। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 24 तक 36 केसेस हुए। उसके अंदर से 10 में चालान हुए, 17 एफआर मिली, अनट्रेस प्रॉपर्टी और या व्यक्ति नहीं मिला, 9 अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। और यहाँ पर 2.70 करोड़ के जो केसेस थे उसमें से 1.82 करोड़ रिकवरी होगी है, जो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी रिकवरी हुई है आपके यहाँ। नहीं मंत्री महोदय, मैं तो एक तरह का अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि 2 लाख से कम का कोई साइबर क्राइम होता है तो साइबर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो आप ऐसा यहाँ से एक विधिवत करवाएं मंत्री महोदय आपके अनुमति से कि अगर 10,000 की भी अगर साइबर ठग होता है तो वो एफआईआर वहीं साइबर थाने में दर्ज होगी। वो संबंधित थाने में भेजते हैं उसको दर्ज करने के लिए, पर साइबर थाने में वो उस तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी वहाँ की सब मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में इस प्रकार की चीज़ होगी। मेरे वहाँ की मेरे बात करने पर भी इस प्रकार की दिक्कत मेरे वहाँ विधानसभा में आ रही है कि छोटे से छोटी कोई ऐसी ये होती है साइबर क्राइम, तो उस प्रकार का केस संबंधित वहीं साइबर खाने में दर्ज हो जाए, इस प्रकार का आप बताएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अमाउंट के ऊपर अभी बहुत बड़े अमाउंट के ऊपर वो नहीं दर्ज करते हैं, इसकी मैं पूरी जानकारी ले लूँगा और आपके पुलिस स्टेशन के बारे में पूरी जांच करके बता दूंगा आपको। आप बैठिए। मंत्री का उत्तर में कोई नहीं बोलेगा। माननीय डॉक्टर साहब ब्राजो, आप ब्राजो, आप आपके विपक्ष नेता बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे। बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। मैंने कल व्यवस्था दी थी, आप भी बैठिए, आप बैठिए। मैंने व्यवस्था दी है हरिमोहन जी, मैंने व्यवस्था दी थी। वो पूरक प्रश्न पूछ रहा है, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उनका पूरा उत्तर सुनो, उसके 2 पूरक प्रश्न हो जाएं। विपक्ष का नेता उसमें चाहेगा तो अनुमति दूंगा तो पूछेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मंत्री महोदय, एक जवाब देने दो आपका। इनका उत्तर सुनो कि साइबर थाने के अंदर 3 लाख की लिमिट है, 2 लाख की लिमिट नहीं है। कोई भी आपका ऐसा केस है जो दर्ज नहीं हुआ, उन्होंने कहा 2 लाख की लिमिट है, 3 लाख तक के वो साइबर जो थाने हैं वो अधिकृत है। नहीं मैं मंत्री महोदय, आप अच्छा है, मेरे तो वही सरकार ने साइबर थाना भी खोला, साइबर थाना भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर मेरी तो इतनी रिक्वेस्ट है, विनती है कि 2 लाख से कम का भी इस प्रकार का कोई साइबर क्राइम होता है तो उसको भी दर्ज कर लें। इसलिए सरकार से आप अनुमति नीचे दिलवा दें, इतना मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है मेरी। इनका सुझाव है 3 लाख का मैंने बोला, अब इसकी जांच कर लेंगे। 3 लाख से कम के जो भी रिफ्यूज किए उस पर कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। अगला प्रश्न है। हाँ, अरे आप आते हैं, आप बैठे। ये माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया ना, गंभीर है साहब। 36 महीने में 36 ही मामले दर्ज हुए, तो फिर साइबर थाने का मतलब क्या है?
36 महीने में 36 तो साइबर और ज्यादा प्रकरण होने चाहिए क्या? हो तो बात ये है साहब, इसका मतलब ये है कि लोगों को टरका के भेजा जा रहा है, मामले दर्ज नहीं हो रहे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अगला एक मिनट अध्यक्ष महोदय, श्री लक्ष्मण संख्या 47। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, साइबर क्राइम्स जो है वो सबसे ज्यादा उसका जो भारी तादाद में है वो मेवात एरिया के अंदर है, आपके एरिया के अंदर है, बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका जो एनसीआर एरिया है वो इंडिया में नंबर 1, 52% केसेस जो हैं जो साइबर क्राइम के हैं वो एनसीआर में, और आपके एरिया के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है नेता प्रतिपक्ष। संभाल हो गया आपका। आप सर बात विषय ये नहीं है कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, कहने का मतलब ये, जब साइबर थाना अपन ने खोला है तो वहाँ पे लोगों को टरकाया नहीं जा, रिपोर्ट दर्ज हो, और यहाँ टरकाया जा रहा है। इसलिए आप, हमारा समय भी रहा 2 साल 1 साल आपकी है, ये तो 36 महीने का इन्होंने पूछा है, तो कोई इसमें कोई ये बात नहीं है कि आपके समय की हमारे समय की कोई बात नहीं है। बात ये है कि अगर नियमों में कोई ढील, अगर इस प्रकार की कोई बाउंडेशन लगा दी कि छोटी फ्रॉड का वहां पे मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, इसलिए कम दर्ज हो रहे हैं, तो लिमिट हटा देनी चाहिए। उन्होंने सुन लिया। अध्यक्ष महोदय, जब 3 लाख का बोला है उससे अगर कम कोई टरका दिया और कुछ किया तो हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर, आश्वासन मैंने उसको दे दिया ऑलरेडी। ठीक है, धन्यवाद मंत्री जी। लक्ष्मण संख्या 47। माननीय मंत्री जी, सदन के पटल पर रख दें। इसका माननीय अध्यक्ष महोदय जवाब आ गया, मैं पूछिए। पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ। ये मैंने पूछा विधानसभा बस्सी में कितनी सड़कें की वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसमें 111 सड़कों का दिया है। सब में संतोषजनक बताया, जिस सड़कों में 2-2 फुट के खड्डे हैं, बिल्कुल टूटी फूटी है, चलने योग्य नहीं है, उनको भी यही बताया कि साहब वो संतोषजनक है, जो अच्छी है उनको भी संतोषजनक। तो 111 की 11 सड़कें अगर संतोषजनक है तो ये तो मेरे ख्याल से जवाब सही नहीं है। आप पूछिए। स्थगित। दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। ये बड़ी जानकारी, दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। की गई। यदि माननीय विधायक महोदय किसी सड़क को ध्यान में लाना चाहते हैं तो मुझे अवगत करवा दें, उसका मैं पुनः परीक्षण करवा दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि साहब कोई भी ऐसी रोड हो जिसका ध्यान में लाने योग्य, सारी सड़कें खराब है वहाँ की, तो ग्रामीण क्षेत्र की टोटली सड़कें टूटी हुई है, 2-2 फुट के गड्ढे, उनको संतोषजनक बताया। दूसरा आपने बताया कि गारंटी अवधि में जो सड़कें वो सरकार ठीक नहीं कराती, उसको संवेदक कराता है। संवेदक को तो सरकार ही पैसे देती है, सरकारी के जो इंजीनियर सुपरविजन करते हैं, अगर सरकार ही नहीं दे कराएगी तो फिर संवेदक तो कभी ठीक नहीं कराएगा इसका। तो ये जवाब भी संतोषजनक नहीं है, वैसे जवाब दिया जवाब देने के नाम से। तो ये बताएं कि ये इनकी जो संवेदक के द्वारा जो नहीं कराई गई अभी तक ठीक है, उनको कब तक ठीक करवा दिया जाएगा, और नॉन पेचेबल को कब तक ठीक करवा दिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, ये सब जो सड़कें हैं डीएलपी पीरियड की, ये पिछली सरकार के समय ही बनवाई गई थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्वक स्थिति है सड़कों की, बिल्कुल मैं मानती हूँ। हमारे जो महोदय कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, और अगर जितनी भी हैं कॉन्ट्रैक्टर से रिपेयर भी करवा दी गई हैं, और अभी हमने सेवा ऐप भी शुरू किया है पीडब्ल्यूडी विभाग ने, उसके द्वारा भी हमारे अधिकारी समय समय पर
ये जितनी भी सड़कें चल रही हैं जो डीएलपी पीरियड में हैं उनकी फोटो सहित वो उस ऐप पे लोड कर रहे हैं। यहाँ जयपुर में हमने डैशबोर्ड बना रखा है और वो रिपेयरिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। दुर्भाग्यपूर्वक सड़कों की हालत पिछली सरकार में बहुत ही बेकार थी। गड्ढे मिले हैं हमको आप लोगों से गड्ढे मिले हैं, सड़कें तो मिली ही नहीं। और अब नॉन पैचेबल में पूरी तरह से हम लोग काम करवा रहे हैं। तो अगला प्रश्न, पिछली सरकार में खराब थी तो आप ठीक करवा दो, आपकी सरकार है अब तो। निश्चित रूप से बिल्कुल करेंगे। श्री गोविंद प्रसाद। प्रश्न संख्या 48। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी का जवाब आ चुका है और मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं, परंतु जो भवन बना हुए हैं वो काफ़ी जर्जर है। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि भवन तो कंप्लीट है लेकिन। और इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। भारतीयों की वापसी को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। दोपहर 12 बजे तक के लिए बड़ी जानकारी। अगर जर्जर हालत में है, अगर हो गया है ये, तो इसकी हम जो है कलेक्टर की कमेटी के साथ बैठाकर और जो भी खामी है उनको दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री छगन सिंह राजपुरोहित। प्रश्न संख्या 49। माननीय मंत्री जी। माननीय सदन अध्यक्ष के पटल पर महोदय, रख दें, फिर पूरा प्रश्न पूछो। नहीं जवाब देने दो। सीधा ही, ठीक। आउर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने आउर में स्थित सिविल जज को कर्मोन्नत करने की मांग की है। इनके कर्मोन्नत करने की जो मांग है वो मांग का आधार तो वाजिब है, क्योंकि इनके क्षेत्र के जो मुकदमे हैं, सिविल नेचर के जो मुकदमे हैं 1607 है और क्रिमिनल नेचर के मुकदमे हैं वो 425 है। और ये 1607 और 425 टोटल केसेज है वो जालोर स्थित कोर्ट में चुने जा रहे हैं। और सरकार की भी मंशा है कि अधिक से अधिक तीव्र न्याय मिले, नज़दीक मिले, सस्ता मिले। परंतु इसमें न्यायालय को कर्मोन्नत करने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति भी आवश्यक है, क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश की कमेटी होती है और कमेटी का अप्रूवल होता है। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि आउर में स्थापित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को विशिष्ट सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के कर्मोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष विचाराधीन है। और ज्यों ही कमेटी का अप्रूवल मिलेगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो ये आउर स्थित जज है, आप कोर्ट है, इसको कर्मोन्नत करने का पूरा प्रयास करेंगे। इतना ही मैं आपको आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य। धन्यवाद। अगला प्रश्न है श्री ललित मीणा। प्रश्न संख्या 50। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में विगत 5 वर्षों में 63 राशन डीलर्स के विरुद्ध 93 शिकायतें प्राप्त हुई, जिन पर की गई कार्रवाई का उत्तर नहीं पढ़ना है। माननीय मंत्री जी, उत्तर नहीं पढ़ना है। आप तो प्रश्न रख दिया, उत्तर रख दिया है, फिर वो पूरे प्रश्न पूछेंगे। सुनना चाह रहे हैं साहब, पूरे प्रश्न सुनना चाह रहे हैं। हम भी सुनना चाह रहे हैं साहब। ये नहीं सुनना चाह रहे हैं, इनकी नहीं व्यवस्था हो गई, उसके उनके सुनने से नहीं होगा, वो उसमें पढ़ ले। वो आप माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का मंतव्य भी तो जनता के बीच में जाना चाहिए कि इन्होंने जवाब क्या दिया। आपकी व्यवस्था हो गई, अब आपको पूछना है तो पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर अध्यक्ष जी कुछ तो जवाब तो दे, फिर उस बात का सबको भी तो समझ में आए। पूरा प्रश्न पूछा, पूरा आ जाए, उसमें आप इसको जोड़ देना। फिर तो सारा ही
फिर तो अध्यक्ष जी सारा ही वैसे ही आ जाएगा, सबको ही पता है बात का। बता दीजिए, आपको पूछना है, बताने दीजिए। पर्सन वो जानना चाह रहे हैं सब। बताने दीजिए, किशनगंज जवाब शहरिया सरकार को क्षेत्र है, वो देने पर्सन जानना चाह रहे हैं, गंभीर विषय है। मेरा शहरिया व्यवस्था का क्षेत्र में। प्रश्न है, हाँ। जब आसन की तरफ से व्यवस्था दे दी गई है हाँ। तो इस प्रकार से आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो जबरदस्ती कौन? आंसर सबके पास आया हुआ है, आप जबरदस्ती कर रहे हो, दीजिए। आप जबरदस्ती कर रहे हो। सब यहाँ से पूछना उनका हक है, बैठिए। उनका हक है, आप उनका हक रोकोगे क्या? आप हो क्या उनका हक आप रोकोगे? आपको किसने दोनों पक्ष अपने स्थानों पर बैठिए, आप जबरदस्ती दोनों पक्ष अपने स्थानों पर बैठिए, दोनों आप बैठिए, आप बैठिए, सब बैठिए, बैठिए, मैं कह रहा हूँ व्यवस्था लागू करना मेरा काम है, बैठिए। अरे मेरा काम है ना, आपका काम थोड़ी है, आपका अध्यक्ष नहीं बनाया अभी, आप बैठे। मिस्टर रफीक खान सचेतक, बैठिए, इधर बैठिए, सब बैठिए। एक बार व्यवस्था दे दी, उसके बाद उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होता। जब व्यवस्था हो गई कि जो लोकसभा, राज्यसभा ने, विधानसभा में आपको व्यवस्था दे दी कि वहां पे प्रश्न का उत्तर सबके टेप पे है और आपको जनता सुनना चाह रही, जिसको जनता होगा यूट्यूब में, बाकी सब में आ जाता है, ये सारे टेप में है, तो आप अपना पूरा प्रश्न पूछिए और उसका उत्तर आपको दिलाएंगे। 2 पूरे प्रश्न पूछिए। मान्य आप मंत्री जी, अध्यक्ष, जो बात कल मैंने कहा था, जिसको चर्चा करनी है मेरे चैम्बर में आए, नो बॉडी कम्स, या इसका मतलब सर्वसम्मति हो गई, कोई आना ही नहीं चाहता, इसका अनुसार सहमत है। आपको ऐसी किसी को दिक्कत थी तो मेरे चैम्बर में आ सकते थे, 12 घंटे बैठा हुआ था, नो बॉडी कम। इसके बाद क्या की आवश्यकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ। मेरा कल भी पूरा प्रश्न पूछ रहे हो कि नहीं? कल भी मैं अगला प्रश्न है, मैं अध्यक्ष महोदय पे प्रश्न तो पूछ ही रहा हूँ। अध्यक्ष जी प्रश्न पूछे। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, जो ये जवाब है पूरा उनको पूरा क्या फिर बात है सबका हक है इसमें, कोई थोड़ी बात का ये बात है। विधायक का अधिकार है, हम भी पिछली बार सदन में थे, हम भी सदन में थे, क्या क्यों नहीं अधिकार बात का? क्यों नहीं अधिकार? क्यों नहीं अधिकार? कौन है बोलने वाला? कौन है बोलने वाला? आप भी माननीय अध्यक्ष जी जो बैठ गए, माननीय अध्यक्ष जी आसन की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हो आप लोग। अध्यक्ष भी सदन से ऊपर नहीं है, क्या बात कर रहे हो? अध्यक्ष भी सदन का हिस्सा है, अध्यक्ष भी सदन का। नो, बैठिए, सब बैठिए। नो मंत्री जी बैठिए। अगला प्रश्न, आपको उत्तर नहीं पूछना है। श्री विनोद कुमार, बोलिए, बोलिए। प्रश्न संख्या कुमार। नो, आप बैठिए, आपको पूछने का सचेतक है संसदीय मंत्री हटो, आप प्रश्न संख्या 51। आप बैठिए, आप बैठिए। नो 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 मंत्री जी, नो, सदन की व्यवस्था को भंग मत करें। श्री विनोद कुमार, प्रश्न संख्या 51। माननीय मंत्री जी, मंत्री महोदय, पशुपालन, मेरे को जवाब आ गया, मैं पूरा प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। पिछले वर्ष 2024-25 में हर विधानसभा के अंदर, अब हो गया ना अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। खराब कर दिए, तुम तो बोलो। पिछले वर्ष 2024-25 के बजट के अंदर 5 पशु उपकेंद्र चिकित्सा खोलने की घोषणा की गई थी। पीलीभीत विधानसभा में मंत्री जी महोदय बताएं कि एक भी उपकेंद्र, पशु उपकेंद्र खोला गया? नहीं खोला गया तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी, पंचायत स्तर पर 1000 केंद्र खोलेंगे, पंचायत स्तर पर 400 केंद्र खोलेंगे। हर पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने की घोषणा नहीं की गई थी। और निश्चित रूप से हम भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है कि हर पंचायत स्तर पर कोई न कोई चिकित्सा सुविधा हो। तो इस दिशा में हमने 500 चिकित्सा उपकेंद्र इस साल खोले हैं। पीलीभंगा क्षेत्र से आवश्यकता, हमारे पास प्रस्ताव आए नहीं, इसलिए पीलीभंगा क्षेत्र से हमने केंद्र कोई खोले नहीं। और ये आवश्यकता, वहाँ के क्षेत्र की आवश्यकता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार केंद्र खोले जाते हैं। वहाँ से अब जैसे इन्होंने डिमांड की है, तो अगले बजट में आवश्यकता अनुसार और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार वहाँ केंद्र खोले जाएंगे। मंत्री महोदय, पंचायत हेडक्वार्टरों पे
कम से कम 10-15 पंचायत हेडक्वार्टरों पे पशु उपकेंद्र बाकी हैं। प्रस्ताव कहाँ से आएंगे? प्रस्ताव अपना विभाग ही मंगाएगा, एक किसी कोई और तो भेजेगा नहीं। पशु उपकेंद्र बाकी है। आपने जवाब दिया कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, वित्तीय संसाधन सरकार करवाती है, तो सरकार कब तक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे? कुछ तय समय सीमा बता दें तो कोई हमारे भी जनता का भला हो। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इनकी पीलीबंगा क्षेत्र में 13 पंचायतें ऐसी है जहाँ पर अभी भी उपकेंद्र नहीं है, और हमारी सरकार की मंशा है कि हर पंचायत पर कोई न कोई चिकित्सा सुविधा मिले। तो इस दिशा में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार हम केंद्र भी खोलेंगे। जनप्रतिनिधियों मांग के, इनकी मांग के अनुसार भी हम केंद्र खोलेंगे। लेकिन अभी हमने गांव ढाणी तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है, और उसमें एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है, सभी तरह की दवाइयाँ है, और हर पशुपालक 1962 नंबर पर सीधा फोन करता है तो पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने की व्यवस्था सरकार ने की है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम चिकित्सा सुविधा को और बढ़ाएंगे और होम डिलीवरी तक हम चिकित्सा सुविधा देंगे। हो गया। अगला प्रश्न श्री सुरेश गुजर। प्रश्न संख्या 52। पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी का जवाब मिल गया है। मैं इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि जीवित पौधों का जो आंकड़ा दिया गया है वास्तविकता से परे है। सरकार ने जवाब दिया कि झालावाड़ जिले में 5 साल में 26 लाख से ऊपर पौधे लगाए, जिसमें 18 लाख पौधे जीवित हैं, करीब 8 लाख पौधे खराब हो गए हैं। लगभग 13 करोड़ से ज्यादा की राशि पौधों के वृक्षारोपण में खर्च की गई है। अधिकारियों ने गलत आंकड़े भेजे हैं जो वास्तविकता से परे हैं। आप प्रश्न केवल पूछिए। 10% ही पौधे अभी जीवित हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से पूरक प्रश्न है कि सरकार द्वारा प्लांटेशन में पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और देखभाल सही तरीके से हो, इसके लिए अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से निरीक्षण किए जाते हैं? यदि हाँ, तो इतनी बड़ी संख्या में पौधे खराब होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है? बैठिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, कानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मेरे जवाब पर प्रश्न चिन्ह लगाया, पूछा है, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, प्रश्न चिन्ह लगाया, मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूं। तो दीजिए उत्तर। मैं भी उससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि आप कोई ऐसी तरीका बता दें जिससे आप संतुष्ट हो सकें। पहली बात वही बोल रहा हूं। वैसे जवाब दे रहे हैं। दूसरा, आपने प्रश्न किया कि किस प्रकार से पौधे लगने के बाद हमारे विभाग द्वारा जांच की जाती है। समय समय पर हमारे अधिकारियों द्वारा और थर्ड पार्टी ऑडिटेशन द्वारा हमारे विभाग द्वारा जांच की जाती है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो चिंता माननीय सदस्य ने सदन के अंदर व्यक्त की है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हमने इस वर्ष 3 प्रकार की जांच एजेंसियां के माध्यम से पौधारोपण की जांच हम कराएंगे, जिसके लिए मैं आपके अनुमति से इस सदन के बीच में रखना चाहूंगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट और आफरी जोधपुर, ARD फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दो तो सरकार की, भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की एजेंसी है। एक थर्ड पार्टी ऑडिटेशन को हमने काम सौंपा है। उसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी जो पौधारोपण किया जा रहा है, आने वाले समय जो पौधारोपण किया जाएगा उसकी जांच की जाएगी। और मैं सदन को विश्वास देता हूं कि इन 3 अलग अलग एजेंसियों से अलग अलग संभागवार पौधारोपण की जांच होगी। तीनों हमारे जो 7 संभाग हैं उसमें अलग अलग ये तीनों एजेंसी जांच करेंगे। उसके अलावा यदि आप कोई और दूसरी जांच एजेंसी से कराना चाहते हैं वो आप अवगत करा दें। हम आपको ये विश्वास देते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जितने पौधे राजस्थान में लगाए जाएंगे उसमें से 85 से 90% पौधे सुरक्षित रहेंगे। ये मैं आपको सदन को विश्वास देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे दूसरा पूरक प्रश्न है। मेरी विधानसभा के खानपुर के ताराजी गांव में
आयुर्वेदिक औषधि के 2 प्लांट लगाए गए थे, एक 30 हेक्टेयर का और एक 50 हेक्टेयर का। उनमें एक भी आयुर्वेदिक पौधा जीवित नहीं है। और तो और आपने जो पौधे लगाए थे उनके लिए जो सुरक्षा दीवार बनाई थी, वो सुरक्षा दीवार भी अवैध पत्थर जो ट्रैक्टरों से जो लोग ले जाते हैं, रेंजर की मिलीभगत से कोर्ट भी हटा दी गई है। एक भी पौधा जीवित नहीं है। मैं तो मान जाऊंगा आपको कि जो मैं आयुर्वेदिक प्लांटेशन की जिसकी बात कर रहा हूं, उस प्लांटेशन की आप जांच करवा दें, कितने पौधे जीवित हैं और कितने मरे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, ये पौधारोपण माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। और जिस प्रकार से उस वक्त, एक मिनट बैठे बैठे न बोले, आप हमारी सरकार हो तो मंत्री महोदय जांच करवा दें आप तो इस प्लांटेशन की कि पौधे जीवित है या नहीं, पिछली सरकार के आप कार्रवाई करोगे या नहीं। पिछली सरकार के जो भी घोटाले, चाहे वो पेपर लीक से संबंधित हो, चाहे पौधारोपण से संबंधित हो, माननीय अध्यक्ष मंत्री महोदय पौधारोपण की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने तय किया कि पिछली सरकार के जो भी घोटाले होंगे उनकी निष्पक्ष जांच होगी। और कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, मंत्री महोदय के पीछे जाएगा, ये सदन को मैं विश्वास देता हूं। समय बताओ मंत्री महोदय, कब तक जांच करा दोगे, किस कमेटी से जांच कराओगे? की जांच कराओगे कि नहीं, ये बता दो बस। मैंने कहा था ना, पिछली सरकार के घोटालों की समस्त जांच कराएंगे। वही बात है। और माननीय सदस्य ने जो चिंता इस सदन के अंदर व्यक्त करी है, उसकी भी जांच कराएंगे। आप सक्षम हो क्या सारी जांच कराने की? भी जांच कराएंगे, मुख्यमंत्री जी कराएंगे। मैं बार बार इंगित कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, कान के ढाटे खोल के बैठा करो। मैं बार बार ये कह रहा हूं अध्यक्ष जी कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जांच कराई जाएगी, मुख्यमंत्री जी जांच बैठाएंगे। मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, कान को खोल के बैठो, इनका कान को खोल के बैठो। मैं बार बार निवेदन ये कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर घोटाले की जांच कराएगी। और जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त करी है, उसकी जांच भी वन विभाग द्वारा कराई जाएगी। वन विभाग की जांच आप करवाएं। अगला प्रश्न श्री डूंगर राम गेदर, प्रश्न संख्या 53 उत्तर आ गया मेरे पास। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि राजस्थान प्रदेश के साथ साथ सूरतगढ़ विधानसभा में ब्रांच के नाम पर पक्की गुमटियां, लोहे के खोखे लगे हुए हैं जो रात को 10 बजे तक शराब की बिक्री करते हैं। इन गुमटियों, खोखों को हटाने के लिए कौन अधिकारी सक्षम है और जानबूझकर इन अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई अधिकारी नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सरकार का क्या कार्रवाई करने की मंशा रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, नियमों का उल्लंघन कर मदिरा विक्रय करने की स्थिति में विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाती है। तथापि यदि आप द्वारा कोई स्पेसिफिक इशू कंप्लेन ध्यान में लाई जाए तो उस प्रकरण की पृथक जांच करवाई जाएगी और आपको सूचना दे दी जाएगी। यदि ऐसा कुछ चल रहा है जो कि इलीगल है तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग बिल्कुल करेंगे, उस पर कार्रवाई भी होगी। गत एक वर्ष में विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 373 गश्त की कार्रवाई की गई तथा 869 बार मदिरा दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया। विभाग द्वारा उक्त निरीक्षण के परिणाम स्वरूप 20 अभियोग दर्ज कर राशि रुपए 2,10,000 का जुर्माना आरोपित भी किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से दूसरा पूरक प्रश्न है कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आबकारी विभाग के पास आप कह रहे हैं कि निरंतर और नियमित उनकी जांच करवाई जा रही है, तो विभाग के पास कितनी गाड़ियां, कितना स्टाफ है जो निरंतर गश्त व नियमित जांच की कार्रवाई करते हैं? माननीय मंत्री जी। देखिए, जिला आबकारी अधिकारी जांच हेतु अधिकृत हैं, उनके पास गाड़ियां भी हैं और स्टाफ भी है। और जो भी आपका ऐसा इशू है आप बिल्कुल बताएं, उसकी हम लोग जांच करेंगे। अगला प्रश्न
ये बीच में फालतू ना, आपने कहा कि कोई अवैध ब्रांच नहीं है, क्या विभाग के पास कोई शिकायत आई है? एक क्वेश्चन तो मेरा ये है। और दूसरा, ये सब लोग जानते हैं हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अवैध ब्रांचेस खुली हुई है, चाहे गोदाम के नाम पे चाहे कहीं पे भी। आप एक अभियान चला के इस पे कार्रवाई करा दें जिससे कि अवैध ब्रांचों पे कार्रवाई हो जाए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष जी को कहना चाहूंगी, अगर कोई भी, मैंने ऐसा अपने प्रश्न में भी कहा कि यदि ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी करेंगे। और मैंने अभी ये भी बताया कि कितने हमारे सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल स्वीकृत दुकानें 68 हैं और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में दर्ज अभियोग 20, वित्तीय वर्ष 2024-25 में रात्रि 8 बजे बाद मदिरा बेचान करते हुए पाए गए प्रकरण 1। और इसके अलावा भी अगर ऐसा कोई प्रकरण है, ऐसी कोई दुकानें हैं, तो आप बिल्कुल माननीय सदस्य मुझे बताएं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे अगर वो इलीगल पाई गई तो। ठीक, डॉक्टर जसवंत यादव। बिफोर माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर आप अदरवाइज मत लेना। मंत्री मेहनत करता है, जवाब देता है, आप तो प्रश्न पूछो। नहीं, वो भी चाहता है उसका हाईलाइट हो क्षेत्र में। आप पूरे प्रश्न पूछो। और आपने इसके अंदर अंकुश ही लगा दिया, मंत्री बेचारे क्या करें? पूरे प्रश्न पूछिए। मैं तो पूछ लूंगा। पूछे। पर मंत्री अब ये तो आप पूछे, मैं अगला प्रश्न करूं। पूछे। हमारा बहरोड के अंदर मिडवे बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी है। एक दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पुल आ गया नेशनल हाईवे का, उसके कारण से ये सारा डिपेंड करता था अपने डिलक्स बसों पर और आने जाने वाली गाड़ियों पर। अब वो पुल के कारण वहाँ उतर नहीं पाती और ये घाटे में चला गया। अभी मंत्री जी ने मुझे बताया है, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया ने, इसको विचाराधीन कर रहे हैं दोबारा उसके लिए। मैं तो चाहता हूँ इसको विचाराधीन ना करें। इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या तो इसको कहीं लीज पे दे दे आप, या किसी विभाग को दे दे, या किसी और चीज के अंदर इसका उपयोग तुरंत करें। जब तक आप ये विचाराधीन रहेगा तब तक उसके अंदर ईंट भी नहीं मिलेगी। उसके खिड़की दरवाजे अभी से ही उखड़ने लग गए, लोग उठा ले जाते हैं। तो इतनी कॉस्टली प्रॉपर्टी पे तो तुरंत प्रभाव से आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए, जिससे सरकार को बहुत बड़ा घाटा ना हो। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मैं सहमत हूँ माननीय सदस्य ने जो बात कही उससे। बिल्कुल जल्दी ही इस पे निर्णय लेंगे कि इसको किस तरह से आगे बढ़ना है, इस दिशा में आउटसोर्स करना है या ONM पे करना है या लीज पे देना है। बिल्कुल इस पे हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। इनका प्रश्न जायज है। मुझे भी लगता है काफी समय से वहाँ ऐसा पड़ा हुआ है जिसका कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए। अगला प्रश्न है श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 55। पूरक प्रश्न आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहूंगी कि गत 3 वर्षों में उक्त छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता राजसमंद में कितने छात्रों को मिली एवं इसको इन सुविधाओं की, इन छात्रवृत्तियों की जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो स्कॉलरशिप स्कीम्स जितनी भी हैं हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर SC, ST, OBC, लेडीज, MBC, मोस्ट बैकवर्ड क्लास और EWS है, इनका जो तय करती है स्कॉलरशिप वो करती है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का डेटा मेरे पास अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम। माननीय सदस्य, उनको पहले दो, आपको पूछेंगे नहीं कहा। आप बैठिए, तो सब खड़े होंगे। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। ये आपका काम नहीं है, ये सदस्य का काम है। सदस्य पूछेंगे दूसरा प्रश्न, सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी कि बिना मेरी इजाजत के कोई नहीं बोलेगा, और वैसे नियमों में भी यही नियम है।
और आप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी सदस्यों को पूरा मौका मिले, लेकिन लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य अगर बार बार खड़े होते हैं तो कोई नियमों में इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है क्या? बैठिए। आपने ध्यान ला दिया, आपने ध्यान ला दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि राजसमंद की एक बहुत बड़ी डिमांड कुवारिया CHC और राजेवास PHC दोनों इन्होंने हमें दिए, लेकिन क्या सरकार राजसमंद में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की मंशा रखती है? माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे 6 बड़े हॉस्पिटल जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हैं, उसके अतिरिक्त हमारे राज्य में एक सोसाइटी के जरिए 22 हमने मेडिकल कॉलेजेस खोल लिए हैं। टोंक और जैसलमेर का अभी निर्माण चल रहा है, और जो बच गए हैं जिसके अंदर प्रतापगढ़, राजसमंद और जालौर, इसका हम PPP मोड पे करेंगे। अभी राइजिंग राजस्थान के अंदर भी काफ़ी निवेश आ रहा है, और ये इसकी जो फाइनलाइज इसकी जो मोडेलिटीज़ है, ज़मीन की रिक्वायरमेंट, और हमारा मेडिकल कॉलेज में हमारा खुद का हॉस्पिटल भी होना बहुत बिल्कुल अनिवार्य है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ करके हमें इनको करना है। प्रश्न यही है कि इसकी जो मोडेलिटीज़ जो है वो हमें फाइनलाइज करनी है PPP मोड के अंदर। और आपने जो CHC और उनकी जो बात करी है, आपने जो भी आपको कमी पड़ती है वो आप लिख के दें, हम फाइनेंस को जल्दी भेजेंगे। अगला प्रश्न है श्री नानालाल नेनामा। 555। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र घाटोल पंचायत समिति हेडक्वार्टर मुख्यालय SDO पीपलकोट में ऊंचे मजिस्ट्रेट खुलवाने की मैंने माननीय मंत्री महोदय से मांग करी थी, लेकिन उन्होंने कोई नियम बताया, प्रकरण के बारे में पूछा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कितने प्रकरण लंबित हैं, माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट खोलने की मांग की, और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान सरकार के नियम है कि एक इतनी निर्धारित संख्या में प्रकरण विचाराधीन है, और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जो कमेटी बनी हुई वो सहमति दे देती है तो नया न्यायालय खोला जा सकता है या कर्मोन्नत किया जा सकता है। जहाँ तक माननीय सदस्य के क्षेत्र का प्रश्न है, इनके क्षेत्र के जो मुकदमे हैं वो सिविल नेचर के सिर्फ 24 मुकदमे हैं और क्रिमिनल नेचर के 281 मुकदमे हैं, और जो पैरामीटर्स राजस्थान सरकार ने तय किए और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तय किए उस पैरामीटर से बहुत ज़्यादा दूर है। साथ ही साथ मैं ये भी माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि इस संबंध में जब तक पैरामीटर्स तय नहीं कर दें, न तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की उच्चतम समिति जो है वो सहमति देगी, और न राजस्थान सरकार नियमों में इतनी ज़्यादा कोई शिथिलता भी दे सकती है, क्योंकि 700-800 मुकदमे पार्ट होने चाहिए और वहाँ आपके करीब 200 का लगभग मुकदमे हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वो भी है कि पीपलू खाट में सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्जन का मामला प्राप्त होने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए पीपल कोर्ट में ग्राम न्यायालय सर्जन हेतु राज्य सरकार को जरिए पत्र दिनांक 18/12/2014 को लिखा गया था, जिस पर राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई। तत्पश्चात पीपल कोर्ट के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अपर सिविल न्यायाधीश न्यायालय सृजन का ज्ञापन प्राप्त होने पर नए सिरे से लंबित प्रकरणों की संख्या मंगवाई जाकर प्रकरण माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखा गया है, जिस पर कमेटी द्वारा दिनांक 12/8/2023 को उस प्रकरण को अस्वीकार कर दिया गया है। वर्तमान में पीपल कोर्ट में किसी प्रकार का न्यायालय खोलने का प्रकरण विचाराधीन नहीं, क्योंकि हमने सरकार को लिखा तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुकदमों की संख्या को देखते हुए उसे स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया। इसीलिए इस स्टेज पर हम आपके क्षेत्र में न्यायालय खोलने में असमर्थ हैं।
उत्तर तो आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने प्रकरण के बारे में पूछा था, आपने प्रकरण बताया। बता दिया 241,000। आपके प्रश्न में जो है उसका उत्तर आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि मेरे सीओ सर्कल में 3000 से ऊपर प्रकरण लंबित है। क्या आपने जो नियम बताए हैं सभी कोर्ट में कोर्ट इसी नियम से हैं या कोई छूट दी गई है? माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, राजस्थान सरकार और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों से ही चलते हैं और नियमानुसार जो भी कोर्ट खोले गए हैं या कर्मोन्नत किए गए हैं। मैं पुनः आपको दोहराता हूं, आपके क्षेत्र के जो प्रकरण मैंने बताया, शायद आपने ध्यान से सुना भी नहीं, आपके क्षेत्र के सिविल प्रकरण सिर्फ 24 है और क्रिमिनल नेचर के 281 है। अगर आप ये मानते हैं कि ये हमारा आंकड़ा गलत है तो तथ्यात्मक लाके दे सकते हैं, मुझको वेरीफाई करेंगे, गलत आज जवाब देगा तो उसकी कार्रवाई होगी। नहीं, आज हमारे पास प्रमाणित आंकड़े हैं। जहाँ तक आपका ये कहना है कि क्या सभी क्षेत्रों में इसी तरह से होता है, पूरे राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के सहमति से और राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ये न्यायालय खोले जाते हैं या कर्मोन्नत किए जाते हैं या विचाराधीन प्रकरणों को इधर से इधर किया जाता है। एक समानता से एक साथ न्याय होता है। धन्यवाद। अगला प्रश्न 57 स्थगित किया गया है। वो केंद्र से संबंध नहीं, प्रश्न स्थगित हो गया। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा स्थगित हो गया। प्रश्न संख्या 58 स्थगित हो गया। बात जब करता हूं, जब ये अग्राह्य था प्रश्न तो लगा कैसे? दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि जब सरकार की जानकारी में ये आ गया कि चांदी, पायल, बिछिया, कड़े, छल्ले 70% गहनों में गिलट और एल्यूमिनियम की चमक है, तो इस पर सरकार कोई संज्ञान तो ले, कोई कानून तो बनाए, कोई बहाना नहीं। बैठिए, हो गया, अब स्थगित हो गया। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा। प्रश्न संख्या 58। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रश्न का उत्तर आ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री महोदय ने बहुत जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत शानदार बजट दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरी मांग है, मेरा प्रश्न नंबर 1 है, श्री गणेश जी के मनसापूर्ण जी मंदिर जहाजपुर, श्री वर्जनंदन जी के मंदिर जहाजपुर, श्री शांतेश्वर जी और सोमेश्वर जी मंदिर जहाजपुर, श्री राजेश्वर जी मंदिर जहाजपुर, श्री बलदाव जी मंदिर ग्राम शक्करगढ़, इन मंदिरों आत्मनिर्भर मंदिर है, सरकार के स्वयं के खर्चे से ग्रामवासी चलाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इनके जीर्णोद्धार और रंग रोशन की व्यवस्था सरकार कराना चाहती है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 593 मंदिर प्रत्यक्ष परिवार आत्मनिर्भर परिवार के हैं, जिनका पूरा रखरखाव, उनका जीर्णोद्धार, सारी की सारी व्यवस्था देवस्थान विभाग करता है। इनसे 552 मंदिर राजस्थान में हैं, 41 मंदिर अन्य प्रदेशों में हैं। इनमें से माननीय सदस्य के क्षेत्र में 5 मंदिर श्री गणेश जी मनसापूर्ण जी जहाजपुर, मंदिर श्री ब्रजमोहन जी जहाजपुर, मंदिर श्री शांतेश्वर जी उर्फ सोमेश्वर जी धर्मशाला, मंदिर श्री राजेश्वर जी जहाजपुर, मंदिर श्री बलराम जी ग्राम शक्करगढ़ जहाजपुर, ये 5 मंदिर माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमने 2024-25 में इन मंदिरों पर 4,75,215 रुपये वहाँ के रंग रोगन के लिए, वहाँ की मंदिरों की पोशाकें, बोर्ड लगाने के लिए खर्च किए हैं। और अभी माननीय सदस्य ने बताया कि वहाँ उन मंदिरों में जीर्णोद्धार के लिए या रख रखाव के लिए, रंग रोगन के लिए और राशि की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य की भावना को समझते हुए जितना भी हम इनमें परीक्षण कराएंगे और आवश्यकता के अनुसार हम काम कराएंगे। अगला प्रश्न श्री भीमराज भाटी। प्रश्न संख्या 59। मुझे उत्तर प्राप्त हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय।
मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे उत्तर में ये बताया गया कि 14 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत हुई है। उन 14 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत में कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया। फिर भी उन 14 में से 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है या अन्य जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया है या मूल विभाग में भेज दिया गया है। जब कोई भी ठोस सबूत नहीं पाया गया तो 14 में से 10 के विरुद्ध तो आपने एक्शन लिया, 4 को एज इट इज आपने कायम रखा। जो 4 सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे उन लोगों को आपने कुछ छेड़ा ही नहीं, उनको आपने टच ही नहीं किया। मेरा पहला प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न यह है माननीय कि 14 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, 14 में से आपने जवाब दिया है कि कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया। फिर भी आपने उन 14 में से 10 लोगों को, 8 के खिलाफ तो उनको ट्रांसफर कुछ किया, 2 के खिलाफ उनको मूल विभाग में भेजा। तो जब कोई ठोस शिकायत, कोई सबूत ही नहीं था तो फिर 14 में से 10 के खिलाफ क्यों एक्शन लिया? और 14 में से 10 के खिलाफ एक्शन लिया तो जो 4 सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उन 4 को आपने एज इट इज कायम रखा, उनको कोई टच नहीं किया आपने। उसका क्या कारण है? नंबर 1। नंबर 2, एक सेकंड सुन लीजिए, भाई एक आने दो उत्तर, एक कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन 14 अधिकारी कर्मचारियों के बारे में सदन को अवगत कराया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ शिकायतें तो उनका कोई एड्रेस नहीं था, कोई मोबाइल नंबर नहीं था। साथ ही साथ जैसा इस उत्तर में भी आया है, 8 का स्थानांतरण किया। स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है और जो दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं उनको भी भेजने का अधिकार पॉल्यूशन बोर्ड को है। तो इसमें तो आपका कोई बंदा नहीं रहा, सतत प्रक्रिया है। हमने उनको डेपुटेशन उनको वापस भेज दिया। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जब उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं पाया गया, सबूत नहीं पाया गया, तो फिर 14 में से 10 के खिलाफ तो आपने एक्शन लिया, मूल विभाग भेज दिया, वो आपका अधिकार है, सही है। लेकिन बाकी के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया, स्थानांतरण कर दिया। लेकिन जो 4 सबसे भ्रष्ट है, 4 अधिकारी जो सबसे भ्रष्ट है, मुख्य अभियंता है, अतिरिक्त मुख्य अभियंता है, उनके खिलाफ आपने कुछ भी नहीं किया। इसका क्या कारण है? मुख्य अभियंता का नाम बता दे तो ज्यादा अच्छा रहता। ये रहा सर, मुख्य अभियंता है नवीन माथुर, नीरज माथुर। अतिरिक्त मुख्य अभियंता है भुवनेश माथुर। और मैं दावे के साथ इस ऑगस्ट हाउस में खड़ा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन 4 अधिकारियों का आपने टच नहीं किया है वो पर्यावरण विभाग, पर्यावरण मंडल के सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट अभियंता। माननीय अध्यक्ष महोदय, नीरज माथुर जी, अब राजे उत्तर आ रहा है। नीरज माथुर जी दिनांक 30/9/2023 को रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। भुवनेश माथुर जी के संदर्भ में आपने सदन के अंदर चर्चा करी, तो ये ठीक है कि पाली के कुछ टेक्सटाइल मिलों से उनके संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनके पास जो टेक्सटाइल का चार्ज था वो पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा टेक्सटाइल का चार्ज वापस ले लिया गया है और उनकी जगह एक वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती शशि चौधरी जी को वो चार्ज दिया गया है। और आपने जिस इंक्वायरी की बात करी है, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जो भी विषय सदन के अंदर रखे हैं उसके लिए हमारे पॉल्यूशन बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी द्वारा उन तमाम विषयों पर जांच करा ली जाएगी। क्योंकि पाली के अंदर विशेष रूप से जो समस्या है वो पॉल्यूटेड पानी को लेकर के है। किसान भी परेशान है, किसान चाहते हैं कि उनकी धरती का सही तरीके से उपयोग नहीं पा रहा है, उद्योगपति भी चाहते हैं कि उनकी यूनिट ढंग से चले। इसके लिए माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त करी है, मैं सदन के अंदर घोषणा करता हूं कि हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी पॉल्यूशन बोर्ड के, उनके माध्यम से समस्त प्रकरण की जांच करा ली जाएगी। धन्यवाद। श्री कालीचरण सराफ, दो हो गए, आश्वासन दे दिया, जांच कराएंगे। प्रश्न संख्या 60। दूसरा पूरक प्रश्न यह है, 2 हो गए, जो भी एक ही किया मैंने। दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जो भी शिकायतें आपको प्राप्त हुई है, उन शिकायतों का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से एक सर्कुलर है, उन शिकायतों को मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए। वो रजिस्टर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आज दिन तक नहीं रखा गया। मुझे जवाब दिया कि नहीं, कोई भी रजिस्टर नहीं है। तो ये डीओपी का सर्कुलर है जिसमें ये लिखा है कि इस तरह की कोई भी शिकायतें हो वो मुख्यमंत्री जी को प्रेषित की जाए, मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की जाए। तो क्यों नहीं शिकायतों का रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है? आपके पास शिकायत आई, आपके जांच अधिकारी ने लिख के दे दिया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, जबकि ठोस सबूत है।
तो फिर रजिस्टर मेंटेन करने में आपने को क्या तकलीफ है? डीओपी का सर्कुलर है। विराजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है और हमने जवाब में भी कहा है कि कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आदरणीय भजन लाल जी की सरकार पारदर्शी सरकार है। मैं सदन में घोषणा करता हूं कि आने वाले समय में जो भी शिकायतें प्राप्त होगी उसकी सूचीबद्ध करके हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे। अगला प्रश्न श्री कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या हो गया भाई, प्रश्न संख्या 60। माननीय, मैंने पूछा तो क्या था और जवाब ही वो मतलब प्रश्न ही चेंज कर दिया मेरा। सुनिए, मैंने पूछा था क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है? यदि हाँ तो 31 दिसंबर 2024 तक कितने केसेज में एसीबी ने अभियोजन स्वीकृति हेतु सरकार से अनुरोध किया है? जबकि प्रश्न में कर दिया कि 2022 से 2024 ये लिमिट कर दिया आपने। खैर, आपने कर दी, कोई बात नहीं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक आपके 1189 अभियोजन की स्वीकृति आपने दी 1592 में से, और 403 अभी भी आपके लंबित हैं। जबकि प्रदेश के सतर्कता आयुक्त ने सभी विभागों के एचओडी को पत्र लिखकर अधिकतम 3 महीने में अभियोजन स्वीकृति देने के आदेश दिए हुए हैं। तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? एक इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा प्रश्न पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे वरिष्ठ नेता 7 बारी विधानसभा में आए चुके, इन्होंने जो कहा कि प्रश्न पूछा कुछ था और जवाब कुछ और दिया था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद में आप खुद ही स्वयं तय करें कि जो लंबा चलेगा इसका पूरा जो प्रश्न पूछा था उसका हमने पिन पॉइंटेड जवाब दिया, नंबर 1। नंबर 2, माननीय सदस्य ने बोला कि 1/1/2022 से लेकर 31/12/2024 इस अवधि के बीच में इन्होंने पूछा। इसका जवाब हमने इनको दे दिया था कि 1592 एसीबी के जो केसेस दर्ज हुए उसमें से सरकार ने 1189 की पीएस दे दी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है इसमें से। और इस 1189 में से 1037 को वर ग्रांटेड परमिशन फॉर प्रोसिक्यूशन। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है साहब? 152 डिनाई किए गए और 403 जो हैं वो पेंडिंग है हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, क्योंकि गैजेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं वो डीओपी के थ्रू होता है और नॉन गैजेटेड का हेड ऑफ डिपार्टमेंट से होता है। ये मैं बता देता हूं, हमारे 49 डिपार्टमेंट्स हैं। इसकी पूरी सूची आपके सदन पे मैं भेज दूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने पेंडिंग है। तो ये जो 403 है, ये जब डिपार्टमेंट्स भेजेंगे तो उसके बाद में इनकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आप रेशियो देखते हैं कि 1592 में से 1189 को प्रोसिक्यूशन दिया गया सैंक्शन, उसमें से 1037 को ग्रांटेड प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो गया और 152 डिनाइड और 403 जो है, मैं सोचता हूं कि ये एक खराब एवरेज नहीं है और डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत करी इसके अंदर। इसके अलावा समय जो लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगता है, मेन विभाग जो है उनसे भी जो समय लगता है वो लगता है, कोर्ट के भी कई जगह स्टे आ जाते हैं अध्यक्ष महोदय। तो और सब कई एम्प्लॉयज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस भी हैं, आपके कई लोगों की डेथ्स भी हो जाती है। तो ये मैं और इसके अंदर मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी जो है इनकी रिव्यू लगातार चलती है। तो मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि जो हमने नंबर 1 आपका जो प्रश्न आपने पूछा उसका पिन पॉइंटेड जवाब दिया, आप खुद ही देख लीजिएगा अध्यक्ष महोदय। और जो एसीबी की जो प्रोग्रेस रही है, मैं सोचता हूं उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं रही है। उसके अलावा आप सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर केसेस हैं जो यूं ड्रैग ऑन कर रहे हैं, उसके बारे में आप सूचना दें तो उसके बारे में हम और पिन पॉइंटेड जांच करके आपको जवाब दे देंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो केवल इतना सा पूछा कि 3 महीने के निर्देश आपके सतर्कता आयुक्त ने दिए हुए हैं,
और ये 2-2 साल हो गए, और इतना ही नहीं 16-16 साल से केस पेंडिंग पड़े हैं। एसीबी ने आपको लिख के दिया और उसके नहीं हुए, और वो इसलिए नहीं हो रहे कि अधिकारी आपस में मिले हुए रहते हैं। मोदी जी का कहना है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि जितने भी केस पेंडिंग है, इनके बारे में क्या आप सरकार ये विचार रखती है कि एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बना दें 3 लोगों की, और वो सारे केसेस की समीक्षा करे, और समीक्षा करके जो केस पेंडिंग है उनकी अभियोजन स्वीकृति 3 महीने के अंदर अंदर दे दे, जिससे भ्रष्ट अधिकारी कोई बच नहीं पाए। क्योंकि पिछली सरकार में 5 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ और उनके केसेस पेंडिंग है, इसकी समीक्षा जब तक नहीं होगी, तो इसलिए मेरा कहना है, मेरा सुझाव है कि आप 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाइए, उसमें सारे केसेस जो पेंडिंग है उनकी समीक्षा कीजिए, और जो केसेस अनुमति देने लायक हैं उनके अभियोजन की स्वीकृति दीजिए, जिससे कि उनको दंडित किया जा सके। बैठिए माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आप बैठे बैठे नहीं बोले बिना अनुमति के। मैं माननीय मोदी जी और माननीय हमारे इतने सीनियर सराफ साहब की मैं सराहना करता हूं कि आपका जो मोटो है कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपके जो मॉरल्स आपके मोदी जी के, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो 403 केसेस हैं, इनके ऊपर हम तुरंत एक्शन लेंगे, आपको आश्वासन देता हूं। और तीसरी बात जो है, इसके अंदर जो है आपने जो बोला मंत्रिमंडल की कमेटी, ये लीगली पॉसिबल नहीं है, कानून अलाउ नहीं करता इसको। 1 मिनट, अलाउ नहीं करता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब को कह दूंगा कि उनकी कमेटी थोड़ी मजबूत करके, ये जो 403 है, फोकस 403 पे है, इसको हम टाइम बाउंड करके इसको जल्दी से जल्दी करेंगे। माननीय मंत्री जी, नहीं आपका हो गया तो मैं बढ़ा दो कमेटी। अब बैठिए, अगला प्रश्न बैठिए माननीय सदस्य। मेरा इसमें आए माननीय मंत्री जी, कौन सा प्रकरण कितने समय से है जो बहुत पुराने हैं, उन पे तत्काल सरकार निर्णय करे तो अच्छा रहेगा। उसका अध्यक्ष महोदय एजिंग कर लेंगे और उसकी सूची ले आएंगे। सबसे पुराने पहले हो, उसका एजिंग करके आपको भी कॉपी दे देंगे। और माननीय मंत्री, धन्यवाद। डॉक्टर ऋतु बनावत। प्रश्न संख्या 61 मेरा उत्तर आ चुका है। मेरा मंत्री महोदय से ये निवेदन रहेगा कि बयाना विधानसभा के बयाना कस्बे में 33 वार्ड है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी और समुचित व्यवस्था की दृष्टि से भी, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों से छोटे बच्चे और महिलाएं जुड़े होते हैं। अगर 10 आंगनवाड़ी केंद्र बयाना कस्बे में और खोले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था रहेगी, ऐसा मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि शहर के सभी वार्डों के पात्र बच्चों को आंगनबाड़ी की समस्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र आबादी के आधार पर खोले जाते हैं। नियमों में वार्ड के अनुसार आंगनबाड़ी खोलने का प्रावधान नहीं है। बयाना विधानसभा क्षेत्र में पिछले बजट में 5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत कर प्रारंभ भी हो चुके हैं। यदि ऐसा कुछ आपको लगता है कि किसी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की आवश्यकता है, तो अगर वो आप बताएं तो वहां पर खोलने का हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि वहां पर खोले जाए। जी धन्यवाद मंत्री महोदय। अगला प्रश्न श्री बाल मुकुंदाचार्य, क्या प्रश्न पूछ सकते? हो गया समय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रश्न संख्या 62 मेरे को जवाब मिल चुका है, मैं संतुष्ट हूँ। जल्दी पूछिए। निवेदन करना चाहूंगा। प्रश्नकाल समाप्त। घड़ी में तो घड़ी के अनुसार चल रहा है। स्थगन नहीं, आप वापस आ जाइए। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है, निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री थावरचंद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र धरियावाद में यूरिया खाद की कालाबाजारी से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री चंद्रभान सिंह चौहान
सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर लाइट एवं साउंड शो 2 माह से बंद होने की उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्ष 22-23 व 23-24 की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से बाड़मेर की नगर परिषद सीमा का विस्तार नहीं किए जाने से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री डूंगरराम गेदर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ के किसानों को खातेदारी अधिकार दिए जाने के संबंध में श्री रफीक खान सदस्य की ओर से कानोता थाना क्षेत्र में बटेसरी गांव के पास महिला का जला हुआ शव मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उमेश मीणा सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साबला में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से बाड़मेर निवासी भारतीय सेना में कोर्स कंट्री रेस में गोल्ड मेडल विजेता स्वर्गीय दाऊ प्रजापत को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के कस्बा छापर में डीएलसी रेट का कम किए जाने के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संदिग्ध मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भरतपुर के शहरी क्षेत्र में जल भराव की रोकथाम एवं CFCD परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुरेश मोदी एवं 30 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के नवगठित 3 संभाग एवं 9 जिलों को निरस्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा, डॉक्टर सुभाष गर्ग, श्री सुरेश मोदी एवं श्री रामकेश को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम एक से मैं पूरा करूंगा, उसके बाद पहले मेरे पूरी व्यवस्था हो जाए। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत अब मैं इसको बोल लूं, उसके बाद आपके बात दूंगा ना। बीच में मुझे सभी पक्षों से जब मैं खड़ा हुआ हूं न बोले, कोई स्पेशल प्रयास, कोई 1 मिनट में कोई तूफान नहीं आने वाला है। श्री विद्याधर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत सुंडो का वास के पंचायत भवन में कार्य संचालन प्रारंभ किए जाने के संबंध में श्रीमती शोभा चौहान सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी द्वारा मौका काबिज भूमि महाविद्यालय के नाम दर्ज किए जाने के संबंध में श्री आदूराम मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चौहटन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाखासर के रण क्षेत्र में नमक उद्योग स्थापित किए जाने के संबंध में श्री हंसराज मीणा सदस्य की ओर से करौली जिले के विधानसभा क्षेत्र सपोटरा स्थित माता कैला देवी एवं बीजासनी मंदिर क्षेत्र का कॉरिडोर बनाए जाने के संबंध में श्री शगन सिंह राजपुरोहित सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों का नवीनीकरण करवाए जाने के संबंध में डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले की पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान किए जाने के संबंध में श्री डूंगरराम गेदर सदस्य की ओर से सूरतगढ़ को जिला बनाए जाने के संबंध में श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र करणपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाने के संबंध में श्री कालूराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डग में चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन किए जाने के संबंध में श्री संजीव कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भादरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगीवाला का समन्वयन निरस्त किए जाने के संबंध में श्री महेंद्र पाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जमुआ रामगढ़ के ग्राम मुंडला स्थित अंबेडकर पीठ की गवर्निंग काउंसिल का गठन कर शैक्षिक पदों की स्वीकृति दिलाए जाने के संबंध में श्री उमेश